उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। उत्तराखंड की प्रगति को एक रफ्तार देने व जनजीवन को सरल बनाने के लिए सरकार नई ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना ऋषिकेश कर्णप्रयाग का निर्माण कर रही है। ये नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइंस उत्तराखंड वासियों के लिए एक वरदान साबित होने जा रही है। इससे उत्तराखंड के विकास को नई गति मिलेगी। 125 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिफाइड नई रेलवे लाइन वीरभद्र रेलवे स्टेशन से शुरू होकर ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गोचर, धारी देवी जैसे प्रमुख स्थान से होती हुई सिवई यानी कर्णप्रयाग तक जाएगी। रेलवे ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन को चलाया जाएगा, जिसके लिए 12 रेलवे स्टेशन व 17 बड़ी टनल बनाई जा रही है, जो न सिर्फ रेलवे लाइन को सुगम और सुरक्षित बनाएगी, बल्कि यात्रियों को प्रदूषण मुक्त वातावरण के साथ साथ एक मनमोहक दृश्य भी प्रदान करेगी। इस रेल लाइन के शुरू होने के बाद यात्रा के दौरान उत्तराखंड वासियों का न केवल समय बचेगा, बल्कि उनके लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। योग नगरी ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही कई मल्टीपल टनल और पुलों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। लगभग 16,216 करोड़ की लागत से बनने वाली यह रेल लाइन उत्तराखंड के देहरादून, ठहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों को आपस में जोड़ेंगी। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद पहाड़ के स्थानीय लोगों व यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को सड़क की घुमावदार, थकाऊ व लंबी यात्रा से न केवल राहत मिलेगी, बल्कि समय की बचत भी होगी। मजबूत कनेक्टिविटी, बेहतर सुविधाएं, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध उत्तराखंड सरकार। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नागालैंड में शहीद जवान प्रदीप थापा को नम आंखों से सैन्य सम्मान के साथ दी विदाई। अंतिम यात्रा में उमड़ा सैलाब, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दी श्रद्धांजलि। कोरोना के बढ़ते मामले विभाग के लिए बने चुनौती। देहरादून बना कोरोना स्प्रेडर, सरकारी इंतजामों पर लोगों की लापरवाही पड़ सकती है भारी। नैनीताल के नवोदय विद्यालय में 485 बच्चों के लिए गए सैंपल। 92 बच्चे कोरोना संक्रमित। ओमिक्रॉन जांच के लिए दून भेजे गए सभी सैंपल। और औली में मिले पर्यटकों के शवों की हुई शनाख्त। मुंबई के रहने वाले थे दोनों सैलानी। बर्फ में दबे मिले थे दोनों के शव। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। नागालैंड में शहीद हुए उत्तराखंड के जवान प्रदीप थापा को आज नम आंखों से विदाई दे दी गई। देहरादून के टपकेश्वर में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके इस अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने श्रद्धांजलि दी। गोरखा राइफल्स के हवलदार और देहरादून के अनारवाला निवासी प्रदीप थापा नागालैंड में तैनात थे। नागालैंड में ड्यूटी के दौरान उत्तराखंड के जवान प्रदीप थापा के शहीद होने की खबर जैसे ही उनके परिवार को मिली, तो पल भर में परिवार में गम का माहौल छा गया। बेटे की शहादत की खबर मिलते ही आसपास के लोग सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंचने लगे। तो वहीं आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ टपकेश्वर में उनको अंतिम विदाई दी गई। शहीद के भाई मदन थापा ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शहीद जवान की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। तो वहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सेना, जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद प्रदीप थापा के बलिदान पर शोक संवेदना जाहिर की और परिवार को इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शहीद परिवार के साथ सरकार हमेशा खड़ी है और शहीद जवान प्रदीप थापा के बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। हम लोगों को सबको बड़ा दुख है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो एक असमय इतना बड़ा कष्ट आया है उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम सभी शहीद के प्रति उनको नमन करते हुए उनके सब परिवार के लोगों के साथ हैं और हर संभव हमारी सरकार ऐसे शहीदों को स्मरण रखने के लिए उनके परिवार के साथ खड़ी है। सारा हमारी चाहे यहाँ की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, हमेशा हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं। आज हवलदार प्रदीप थापा जो ऑन ड्यूटी पर शहीद हुए हैं, पूरी सरकार उनके साथ में है। माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं स्वयं यहाँ पर आए। अभी उनके परिजनों ने कहा कि उनकी जो वाइफ है इंटर पास है और शायद फार्मासिस्ट या कुछ डिप्लोमा उन्होंने किया हुआ है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनको जो है कहीं ना कहीं सरकारी विभाग में समाहित किया जाए। और क्योंकि शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और हमारी चाहे दिल्ली की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार इस काम को पूरी ईमानदारी से कर रही है। टाइम टीवी की तरफ से शहीद प्रदीप थापा की शहादत को भावभीनी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। जिस तरीके से कोरोना के मामले दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, अगर उस पर सरकार और विभाग की तरफ से सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में राज्य के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे। इसके साथ ही लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। प्रदेश में अन्य जिलों में फिलहाल राहत है, लेकिन देहरादून और नैनीताल में हालात चिंताजनक नजर आ रहे हैं। बीते एक हफ्ते में कोरोना के आंकड़े उठाकर देखा जाए तो 58% व्यक्ति देहरादून में ही संक्रमित पाए गए हैं। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक उत्तराखंड में कोरोना के 380 नए मामले सामने आए हैं। चिंता की बात यह है कि इसमें 222 व्यक्ति अकेले देहरादून में संक्रमित पाए गए। ये हालात बताते हैं कि अगर यहाँ कोरोना संक्रमण के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं कराया गया तो जल्द ही कम्युनिटी स्प्रेड होने में देर नहीं लगेगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चेकिंग पोस्ट पर अभियान चलाया जा रहा है, तो विभागीय अधिकारी भी समय समय पर बैठक कर हालातों पर अपडेट ले रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना के मामलों में कमी देखने को नहीं मिल रही है। सरकार की तरफ से दून अस्पताल में पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हर हालात से निपटने का सरकार दावा कर रही है। इन सब के बीच लोगों को चाहिए कि वो भी पूरी तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन करें ताकि कोरोना के बढ़ते खतरे को रोका जा सके, क्योंकि पिछले दिनों देहरादून के बाजारों में उमड़ रही भीड़ खुले तौर पर कोरोना को चुनौती दे रही है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। उधर नैनीताल के जवाहर नवोदय विद्यालय स्याल बाड़ी में कोरोना संक्रमित छात्रों का आंकड़ा 92 तक पहुंच गया है। एक साथ इतने बच्चों के पॉजिटिव आने से विभाग समेत प्रशासन में हड़कंप मच गया है। छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सभी को आइसोलेट किया गया है। पॉजिटिव आए छात्रों के सैंपल अब ओमिक्रॉन जांच के लिए देहरादून भेजे गए हैं। विभाग ने विद्यालय के सभी 485 छात्रों की सैंपलिंग कर ली है। फिलहाल प्रशासन ने विद्यालय में आवाजाही प्रतिबंधित कर कंटेनमेंट जोन बना दिया है। कपोलसियों में जो है जागखाली में बोलते हैं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के जो लोग हैं उनके द्वारा जो है सांस्कृतिक समारोह रखा गया है और इस समारोह में जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं, जो लोकल बोल सकते हैं हम लोग, क्षेत्रीय प्रतिभाएं हैं, महिला मंगल दल वगैरह, इन सब का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। पौड़ी में सेवानिवृत्त कर्मचारी समिति ने सैनिक सम्मान कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इस मौके पर कार्यक्रम में उत्तराखंड की संस्कृति की भी झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष विनोद नेगी शामिल हुए और जनता से उन्होंने कांग्रेस को वोट देने की अपील की। कपोलसियों में जो है जागखाली में बोलते हैं
सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के जो लोग हैं उनके द्वारा जो है सांस्कृतिक समारोह रखा गया है। और इस समारोह में जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं, जो लोकल बोल सकते हैं हम लोग, क्षेत्रीय प्रतिभाएं हैं, महिला मंगल दल वगैरह, इन सब का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। औली के गैरसो बुग्याल में बीते दिन मिले दोनों शवों की पहचान हो चुकी है। दोनों मृतक पर्यटक मुंबई के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि शनिवार को औली से करीब 4 किलोमीटर ऊपर गैरसो बुग्याल में दोनों पर्यटकों के शव बर्फ में दबे मिले थे, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ ने दोनों शवों को बाहर निकाला। शवों के पास से उनके बैग भी बरामद हुए। इसी से दोनों मृतक की पहचान हुई। चंपावत में सूखीढांग इंटर कॉलेज में चल रहा भोजन माता का विवाद अब सुलझता नजर आ रहा है। जानकारी है कि एसएमसी और पीटीए वर्ग की बैठक में सर्वसम्मति के बाद सुनीता देवी को भोजन माता के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि जाति सूचक शब्दों के आरोप पर पुलिस ने भी कार्रवाई की है। भोजन माता की तहरीर पर बीडीएस सदस्य समेत 6 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन लोगों ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई और मुझे सौंपी, जिसमें उन्होंने 2 महिलाओं के नाम दिए और उसमें प्रथम वरीयता के रूप में सुनीता देवी का नाम उन्होंने अपनी संस्तुति सुनीता देवी के नाम से की। इस तारीख को मैंने एसएमसी की बैठक बुलाई इस प्रकरण का निस्तारण करने के लिए। 25 तारीख को हमारी जो यहाँ बैठक हुई उसमें कुछ लोगों ने आपत्ति की कि यदि कोई महिला एससी वर्ग की महिला आप रखते हैं तो हमारे बच्चे उसका हाथ का भोजन नहीं करेंगे। उस बात पर हमारे जो एससी वर्ग के लोग थे वो यहाँ से नाराज होकर के चले गए। जो सूखीढांग का जो प्रकरण हुआ था उसमें जो पीड़िता थी, जो सुनीता देवी थी, उनकी जो एप्लीकेशन उसके आधार पे हमने एफआईआर दर्ज कर ली। इसमें 6 लोग नेम्ड है, इसके अलावा 20-25 लोग अज्ञात है। इसमें भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो सच्चाई होगी, जो तथ्य उसके आधार पर कार्रवाई की। नए साल के आगाज के साथ चुनावी बेला में सियासी रंग भी खूब जमने लगा है। चुनावी प्रचार प्रसार के बीच अब पार्टियों में उम्मीदवारों के चयन को लेकर रस्साकशी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस की तरफ से जल्द ही पहली लिस्ट जारी होगी, लेकिन हरदा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर अभी भी सस्पेंस जो है वो बरकरार है। एक जनवरी के पहले हफ्ते में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस की प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की 2 दिनी बैठक में 70 विधानसभा सीटों से मिले टिकट के आवेदनों पर पार्टी ने खासा मशक्कत की है। प्रत्याशियों के चयन पर आखिरी फैसला हाईकमान पर छोड़ा गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को 70 विधानसभा सीटों पर टिकट के लिए 478 आवेदन मिले। इनमें अनुसूचित जाति वर्ग के 92, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 5 आवेदन आए, तो 78 महिलाओं में अनुसूचित जाति की 15 महिलाओं के आवेदन शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत ये संकेत दे चुके हैं कि पार्टी की तरफ से करीब 70 में से 45 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। 2022 की शुरुआत में ही हमने, और राजनीतिक दल बहुत बड़ी बातें करते थे, लेकिन हमने बहुत चुपके से जो है अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को बहुत आगे बढ़ा दिया है। मैं अध्यक्ष जी को, अपनी चयन समिति स्क्रीनिंग कमेटी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हम आधे से ज्यादा नामों पर, आधे से ज्यादा नामों पर, क्यों आधे से ज्यादा ही है, 45 के करीब नामों पर हम सर्वसम्मति बना पाए। कांग्रेस भले ही जल्द अपनी पहली लिस्ट जारी करने जा रही हो, लेकिन हरदा के चुनाव लड़ने पर तस्वीर अभी भी साफ नहीं हो पाई है। हालांकि ये भी अभी तय नहीं है कि हरदा चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं। देखना ये है कि कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ साथ हरदा के चुनाव लड़ने या न लड़ने की तस्वीर कब तक साफ होती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करेंगे 2022 के बिसात की। उत्तरकाशी जिले की पुरोला और गंगोत्री विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों की तस्वीर तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। आज हम आपको यमुनोत्री विधानसभा सीट के राजनीतिक घटनाक्रम को दिखाएंगे और समझाएंगे भी कि इस विधानसभा सीट पर किस पार्टी का पलड़ा भारी है और किसका कमजोर। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।
यमुनोत्री विधानसभा सीट उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आती है और 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केदार सिंह रावत यहां से विधायक चुने गए। हालांकि कभी केदार सिंह कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ राजनीतिक मैदान में है। यमुनोत्री विधानसभा सीट ऐसी सीट है जहां से अब तक सबसे ज्यादा संख्या में दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। हालांकि सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चाएं हैं कि कभी निर्दलीय विधायक रहे प्रीतम सिंह पवार, जो इस वक्त बीजेपी में हैं, वो भी इस विधानसभा से ताल ठोक सकते हैं। प्रीतम सिंह पवार यमुनोत्री से विधायक भी रह चुके हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का भी इस लिस्ट में नाम शामिल है, मगर अभी तक खुलकर उन्होंने अपने दावेदारी पेश नहीं की है। इन दावेदारों की लिस्ट में जो दमदार दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं, वो हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख जगवीर भंडारी। जगवीर का यमुनोत्री विधानसभा सीट पर बड़ा जनाधार है। उधर कांग्रेस की बात करें तो 2017 में इस सीट से संजय डोभाल बीजेपी के केदार सिंह रावत से हार गए थे। कांग्रेस के पास इस सीट पर फिलहाल कोई पक्के तौर पर दावेदारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर बड़े दावेदार की तलाश में है। निर्दलीय दावेदारों के नाम पर दीपक बिजलवाड़ का नाम सबसे आगे सामने आ रहा है। मौजूदा वक्त में दीपक जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और युवाओं के बीच बिजलवाड़ की मजबूत पकड़ है। सियासी समीकरणों को बारीकी से देखा जाए तो यमुनोत्री विधानसभा सीट से कांग्रेस कम और निर्दलीय उम्मीदवार एक बड़ी चुनौती बनकर बीजेपी के लिए परेशानी बन सकते हैं। ये तो 2022 के लिए बन रहे सियासी समीकरणों की तस्वीर थी, लेकिन अब तक के विधानसभा चुनाव में हुए मुकाबले में इस विधानसभा सीट का रिकॉर्ड कैसा रहा, चलिए इसको भी समझ लीजिए। 2002 में पहली बार उत्तराखंड क्रांति दल के उम्मीदवार प्रीतम सिंह पवार विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार केदार सिंह को हराया, जबकि 2007 में पासा पलट गया और कांग्रेस के उम्मीदवार केदार सिंह ने उक्रांद के प्रीतम सिंह को पटकनी देकर हराया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में उक्रांद के प्रीतम सिंह पवार दूसरी बार विधायक चुने गए और एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस के केदार सिंह को मात दी। 2017 के विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण ऐसे बदले कि कांग्रेस के केदार सिंह भाजपा के हो गए और पार्टी ने उन्हें यमुनोत्री विधानसभा सीट से टिकट दे दिया। केदार सिंह रावत ने 2017 में कांग्रेस के संजय डोभाल को इस सीट से हराकर जीत हासिल की थी। यमुनोत्री विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास को समझने के बाद एक ही लबो-लबाब निकलकर सामने आता है कि कभी उक्रांद तो कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस अपने प्रतिद्वंदियों को यहाँ मात देती आई है। लेकिन 2022 की बिसात में उभरे नए समीकरणों को देखा जाए तो बीजेपी के लिए कांग्रेस कम और निर्दलीय ज्यादा भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हाईकमान टिकट को लेकर किस पर दाव खेलेगा, ये देखना होगा। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। नागालैंड में शहीद जवान प्रदीप थापा को नम आंखों से सैन्य सम्मान के साथ दी विदाई। अंतिम यात्रा में उमड़ा सैलाब, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दी श्रद्धांजलि। कोरोना के बढ़ते मामले विभाग के लिए बने चुनौती। देहरादून बना कोरोना स्प्रेडर, सरकारी इंतजामों पर लोगों की लापरवाही पड़ सकती है भारी। नैनीताल के नवोदय विद्यालय में 485 बच्चों के लिए गए सैंपल। 92 बच्चे कोरोना संक्रमित। ओमिक्रॉन जांच के लिए दून भेजे गए सभी सैंपल। और औली में मिले पर्यटकों के शवों की हुई शनाख्त। मुंबई के रहने वाले थे दोनों सैलानी। बर्फ में दबे मिले थे दोनों के शव। राज्य के लोगों के खुशहाल सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। हमने संकल्प लिया है युवाओं को रोजगार देने का। सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 24,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के साथ ही पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का शासनादेश किया जारी। स्थानीय लोगों को स्वरोजगार देने के लिए होम स्टे, आयुष वेलनेस सेंटर व 1 जिला 2 उत्पाद जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं की हैं शुरू। हमने संकल्प लिया है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षा देने का। ईजा बोई योजना के जरिए सुरक्षित प्रसव और किशोरियों का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। तो अटल आयुष्मान योजना के तहत राज्य के लोगों को मिल रहा है 5 लाख का निःशुल्क इलाज। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, फ्लाईओवर और भव्य पुलों के निर्माण ने बढ़ाई विकास की रफ्तार। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट। तो उड़ान योजना से हवाई सेवाओं का हो रहा है विस्तार।
राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र से महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए मिली है हजारों करोड़ की सौगात। अगर हम 5 वर्षों का पूरा हिसाब रखेंगे तो 1 लाख करोड़ योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं, जिसमें बहुत सारे काम हमारे, चाहे वो नेशनल हाईवे के हों, चाहे वो ऑल वेदर रोडों के हों, चाहे वो आज हवाई अड्डे का विस्तारीकरण हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा प्रदेश भी लगातार आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड लिख रहा है विकास की नई इबारत, अपनी सरकार, उत्तराखंड सरकार। कोरोना से हमने एक बड़ी जंग जीती है। अब स्कूल, कॉलेज, बाजार, ऑफिस पहले की तरह खुल गए हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना वायरस ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। कोरोना हमें पुनः परेशान न करे, इसके लिए जरूरी है लगातार सावधानी और सजगता, खुद भी सतर्क रहना और दूसरे को भी सावधान करना है। सबसे पहले कोविड टीके की दोनों डोज समय पर लगानी है। याद रखें, टीका ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। उत्तराखंड में 100% पात्र लोगों को पहली डोज लगाने के बाद अब तक 75% से ज्यादा पात्र लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। कोरोना से जंग के बीच जनजीवन तेजी से दौड़ता रहे, इसीलिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभानी है। जरूरी है वही सतर्कता, अपने हाथों की सफाई का ध्यान रखें, घर से बाहर मास्क लगाएं और कोविड से बचाव संबंधी सभी नियमों का पालन करें। हमने मन में ठाना है, कोविड से सबको बचाना है।